लोगों को बताया था कि आर्टिकल 20 जो है ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको पढ़ने के बाद आपको आईपीसी और सीआरपीसी का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। तो जो भी बच्चे पुलिस, एसआई, इस सारे विषयों की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बड़ा है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बार बार मैंने बताया कि इसका हर आर्टिकल अपने आप में एक चैप्टर होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3। इसके अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। चूंकि फंडामेंटल राइट्स काफी बड़ा चैप्टर है इसलिए हमने इसे कुछ छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है। इसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है राइट्स ऑफ इक्वालिटी, जिसमें हम लोग 14 से 18 तक आर्टिकल पढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है इसका राइट्स ऑफ फ्रीडम, जिसमें हम लोग 19 से लेकर के 22 तक आर्टिकल्स पढ़ते हैं। 19 फिनिश कर चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 20 की। तो सबसे पहले आप आर्टिकल नंबर 20 हेडिंग डालेंगे और इस चैप्टर का नाम लिखेंगे, क्योंकि 20 इज चैप्टर इटसेल्फ। तो इसका नाम है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। हिंदी में इसको कहा जाता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। अब यहां पे इंग्लिश वाले बच्चों ने एक टर्म लिखा हुआ है कन्विक्शन, उसको अंडरलाइन करेंगे आप। हिंदी वाले बच्चों ने एक टर्म लिखा हुआ है दोष सिद्धि, उसको आप अंडरलाइन करेंगे। और यहीं से इस आर्टिकल की कहानी शुरू हो जाएगी। जाने अनजाने हमसे कई बार कुछ ना कुछ अपराध हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति से अपराध हो गया, उसे दोषी मान लिया गया, उसे सजा दे दी गई, सेंटेंस हो गई उसको, तो क्या उसके फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो जाएंगे? या अगर बने रहेंगे तो किस प्रकार से बने रहेंगे? बस यही सारी बातें हमको 20 में सीखनी होती है। और इसकी महत्व जो है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि अगर कभी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी तो इन्हीं अधिकारों की वजह से आप पुलिस से भी सवाल कर सकेंगे। और शायद आर्टिकल 20 की नॉलेज हमारे देश के लोगों को नहीं है। यही रीजन है कि पुलिस अपना मनमाने तरीके से काम करती है। तो कहीं ना कहीं आईपीसी सीआरपीसी तो आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप लॉ नहीं पढ़ रहे हैं या अभी उस लेवल पे आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पॉलिटी तो पढ़ सकते हैं। तो पॉलिटी में 20 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी हेडिंग आपने डाल ली प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। अब कल्पना करते हैं कि एक क्राइम हुआ, अपराध, पुलिस को सूचना दी गई। आईपीसी के मुताबिक पुलिस को सूचना रिटन, ओरल, किसी भी तरीके से दी जा सकती है। तो जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचेगी तो यहां पर 2 व्यक्तियों के पाए जाने की संभावना है। पहला वो जो एक्यूज्ड है, जिसे आरोपी कहा जाएगा, और दूसरा वो जो कन्विक्टेड है, जिसे दोषी कहा जाएगा या जिसे अभियुक्त कहा जाएगा। अब इन दोनों शब्दों में अंतर जिसको समझ में आ गया उसका 20 पार। अब यहां पे हमें डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और मोनार्कियल स्ट्रक्चर्स की तुलना भी करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जब मोनार्कियल स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे तब कैसी व्यवस्था चलती थी। मोनार्कियल स्ट्रक्चर में जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसको राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था और यह मान के प्रस्तुत किया जाता था कि वो अपराध इसी ने किया है और यह सजा पाएगा। और अगर आपका यह कहना है कि यह अपराध मैंने नहीं किया है तो एविडेंस ला दो। अगर एविडेंस आपके फेवर में है तो आप बच जाओगे। लेकिन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट अलग है। लोकतंत्र के अंदर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो अपराधी मान के, दोषी मान के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा आरोपी मान के, एक्यूज्ड। आपके ऊपर आरोप लगाए और सरकार आपके ऊपर मुकदमा चलाएगी।
सरकार एविडेंस और विटनेस कलेक्ट करेगी, अगर वो प्रूव कर ले गए तो आपको सजा मिलेगी। तो आप बताइए, एक नागरिक के तौर पर फेवरेबल कंडीशन कहां है? डेमोक्रेसी में है ना। तो बस यही चीज हमको यहां पे समझनी होती है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो भले ही उसे अपराध करते सबने देखा हो, वहां पे आई विटनेस भी हो, वहां पे दर्जनों एविडेंस भी हो, लेकिन फिर भी उसको आरोपी ही कहा जाएगा। आरोपी का मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा है। एक्यूज्ड का मतलब द पर्सन हैविंग चार्ज्ड। अच्छा, पुलिस अगर गिरफ्तारी के समय किसी व्यक्ति को सीधा अभियुक्त कह दे और कह दे कि नहीं यू आर कन्विक्टेड, तो कन्विक्टेड का मतलब क्या है? कन्विक्टेड मींस कन्विक्शन हैज बीन प्रूव्ड। जो आरोप लगा है वो आरोप सिद्ध हो चुका है। अभियुक्त का मतलब होता है जिसके ऊपर अभियोजन सिद्ध हो चुका है। तो जरा ये बताइए कि क्या पुलिस ये तय करेगी? नहीं। तो ये तय कौन करेगा? कोर्ट। बस इसीलिए इस देश में कोर्ट है। तो पुलिस का काम क्या है फिर? आपने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने एक्यूज्ड को पकड़ा, अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद ले आई कोर्ट, न्यायालय, और कोर्ट में इस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलाए जाने के आधार क्या होंगे? तो ध्यान करिए आर्टिकल 14, या तो एविडेंस और या फिर विटनेस। केवल साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मुकदमा चलाया जाएगा। पर्सनल आइडेंटिटी से किसी की कोई लेना देना हमें नहीं है। और अगर यहां पे कन्विक्शन प्रूव हो गया तब इस व्यक्ति को हम लोग अभियुक्त कहेंगे एंड गिल्टी शुड बी पनिश्ड, सजा उसको मिलेगी। तो एक पॉइंट यहां पे और आता है ना कि पनिशमेंट मिलेगी किसे, सजा मिलेगी किसे? एक्यूज्ड को या कन्विक्टेड को? कन्विक्टेड को सजा मिलेगी, एक्यूज्ड को सजा नहीं मिलेगी। एक सवाल और उठता है कि ये अलग अलग टर्म क्यों गढ़े गए? इसलिए गढ़े गए क्योंकि मान लीजिए कोर्ट में किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए तो इस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा ना। तो जब इस व्यक्ति को छोड़ेंगे और ये जब अपने मोहल्ले में जाएगा तो सब इसको चिढ़ाएंगे नहीं? क्या भाई तुम तो जेल में बंद थे, तुम तो चोर हो, तुम तो बलात्कारी हो, तुम तो लुटेरे हो, तुम तो आतंकवादी हो, ऐसे लोग चिढ़ाएंगे। अब उसकी भी इज्जत नाम की कोई चीज है कि नहीं है? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रीएम्बल में हम लोगों ने एक दूसरे की डिग्निटी का सम्मान करने की भी कसम खाई है। याद करिए, फ्राटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये कसम खाई है ना हम लोगों ने। तो इसलिए हम इसको कभी भी सीधा अभियुक्त नहीं कहते, सिर्फ इसको आरोपी कहते हैं। और अगर कोर्ट में इसके ऊपर चार्ज प्रूव नहीं हो पाया तो कोर्ट इसको क्या कहता है बॉलीवुड की भाषा में? बाइज्जत बरी। ये तो खूब सुना है ना। अच्छा, सीधे कहते बरी, जाओ घर जाओ, तो ना घर जाइएगा कभी। क्यों? हम एक इज्जतदार आदमी थे, कोर्ट के चक्कर में जैसे ही पड़े हमारी इज्जत तार तार हो गई। अब वापस यहां पे जाएंगे तो लोग यही तो कहेंगे छूट आए। लेकिन जब आप बाइज्जत बरी बोलेंगे तो हमारी इज्जत हमें सुपुर्द करी जा रही, वापस करी जा रही, हम पहले जैसे इज्जतदार आदमी के तौर पे यहां से वापस आ रहे हैं। इसीलिए जब कोई कोर्ट से छूटता है तो एज ए इनोसेंट, चार्ज प्रूव हो गया तो कन्विक्टेड, चार्ज नहीं प्रूव हुआ तो इनोसेंट। ये पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आते हैं आर्टिकल 20 में कि इसमें क्या लिखा है। तो जरा ये बताइए कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करे और एट द टाइम ऑफ अरेस्टमेंट पुलिस आपसे ये कह दे कि यू आर कन्विक्टेड, तो इसका मतलब पुलिस ने जज का रोल भी प्ले कर दिया। आप उसके पैर पकड़ लो तुरंत कि आप तो बड़े महान हो, जज का रोल ही खत्म बीच से। महान तो हो वो अलग बात है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन भी हो चुका है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो एज अ एक्यूज्ड। आगे बात समझ में? तो ये जो 20 है, इस चैप्टर का नाम तो आपने लिख लिया, हेडिंग आपने डाल ली, लेकिन इसके 3 हिस्से हैं। 20 काफी बड़ा आर्टिकल है, इसके 3 हिस्से हैं। 20 सब क्लॉज 1, 20 सब क्लॉज 2 एंड 20 सब क्लॉज 3, इसके 3 पार्ट हैं।
और 20 सब क्लॉज 1 में 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। तो 3 पॉइंट्स यहां पर हो गए, चौथा पॉइंट यहां पर, पांचवा पॉइंट यहां पर। तो टोटल 5 बातें आपको आर्टिकल 20 में सीखनी है। तो हेडिंग डालेंगे आप 20 सब क्लॉज 1 और पहली बात अब इसमें आप लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये 20 सब क्लॉज 1 की ही पूरी कहानी है। दूसरा पॉइंट है, निर्धारित सजा की सीमा से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। निर्धारित सजा की सीमा से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट है, यदि कई धाराओं के अंतर्गत कई सजाएं मिली हैं तो सारी सजाएं एक साथ शुरू होंगी। दूसरा पॉइंट आपने लिखा है कि निर्धारित सजा की सीमा से ज्यादा किसी भी अपराध के लिए, किसी भी क्राइम के लिए जो सजा तय की गई है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी, उससे ज्यादा सजा आपको कभी नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हत्या के लिए दंड है मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस, लेकिन डेथ सेंटेंस को कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। जब भी कभी आपको कानूनी भाषा में कहा जाए कैपिटल पनिशमेंट, तो इसका मतलब होगा कि इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। तो सबसे बड़ी सजा क्या है इस देश में? फांसी। तो हत्या के लिए दंड है फांसी। अब हत्या अगर 1 करी तो भी फांसी, और 10 करी तो भी फांसी, 100 लोगों को मार दिया तो भी फांसी। तो बस सेकंड पॉइंट यही कहता है कि किसी भी अपराध के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट, यदि कई धाराओं के अंतर्गत कई सजाएं मिली हैं तो सारी सजाएं एक साथ शुरू होंगी। अब इसका मतलब क्या है? मल्टीपल चार्जेस अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं और सभी चार्जेस में, सभी सेक्शंस में उसको पनिशमेंट हुई है, तो सारी सजाएं एक साथ शुरू होंगी। अब इसका मामला जो शुरू होता है उसके लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं चार्जशीट। सुना सब लोगों ने होगा कि चार्जशीट नाम की कोई चीज होती है, हिंदी में कहते हैं आरोप पत्र। तो ये आरोप पत्र क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि मुझे जज मान लीजिए, मैं जज हूं, पुलिस मेरे पास आपको लाई पकड़ के, और पुलिस ने कहा जज साहब ये देखो पकड़ लाई, ये लड़ाई कर रहा था सड़क के ऊपर। तो जज क्या इतना खाली है कि जब तुम्हारा मन करे किसी को पकड़ लो? एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए हर चीज का। तो जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी, यानी कि किसी का मतलब एक्यूज्ड को अरेस्ट करेगी, तो इसको सबसे पहले लाएगी वो पुलिस स्टेशन, यहां पे रखेगी। यहां पे रखने की जो अधिकतम सीमा है वो है 24 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, जो आप आगे पढ़ेंगे। इसके बाद पुलिस वापस जाएगी घटनास्थल पे और यहां पे जांच करेगी। जांच इस बात की कि क्या हुआ था, आसपास के लोगों से पूछेगी, जो पीड़ित है उसके परिवार से बात करेगी क्या हुआ था, और ये सब जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस एक रफ ड्राफ्ट अपना तैयार कर लेगी कि हां इस बंदे के ऊपर ये आरोप तय हो रहे हैं। फिर इन सारे आरोपों को पुलिस जिस कागज में लिखेगी उस कागज का नाम होगा चार्जशीट। चार्जशीट में उस व्यक्ति का नाम, पता, उम्र, पता, ठिकाना, फिर उसके बाद धाराएं। धाराओं में अगर मैं आपसे एक छोटी चार्जशीट की चर्चा करूं, वैसे ये सब प्रोसेस एक दिन का नहीं है, इसमें कभी कभी महीनों और कभी कभी सालों लग जाते हैं। अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे कि 2 साल पहले का मामला है लेकिन चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई, यानी पुलिस चार्ज ही नहीं तय कर पाई। तो चार्जशीट का प्रोसेस है कि मान लीजिए हत्या का मामला है, और मैं छोटी चार्जशीट की बात करूंगा आपसे। अब एक हत्या का मामला है तो हत्या हुई किसी व्यक्ति की, तो जो एक्यूज्ड है वो तो थाने में है, पुलिस पहुंची जांच करने।
अब भारतीय कानून बहुत शानदार है। तुमने हत्या करी वो बाद की बात है, लेकिन हत्या करने से पहले तुमने हत्या का प्लान किया होगा। बिना प्लान के तो नहीं करोगे, सपने में तो नहीं आया सुबह जाके मार दिया, प्लान किया होगा। तो जो सबसे पहला चार्ज आपके ऊपर लगेगा वो लगेगा प्लानिंग का, और प्लानिंग का चार्ज है 120B 120B। ये है आपराधिक षड्यंत्र की रचना की धारा। यहां से हम लोग श्री गणेश करते हैं। फिर इसके बाद तुमने हत्या करी है। अब हत्या के लिए 299 मानव वध से लेकर के 301 और 302 ये हो गई। और ये सब जो तुमने कांड किया है, इसके चक्कर में ये तुम्हारे मोहल्ले वाले रात रात भर सो नहीं पाए हैं। कुछ दिनों तक इन लोगों की नींद हराम रही है, रात रात भर जग के बेचारे पहरा दिए हुए हैं कि हमारे घर में ना कोई घुस जाए, ऐसा करके तो शांति भंग हुई ना, पीस एंड हार्मनी डिस्टर्ब हुआ ना। तो फिर एक धारा पीस एंड हार्मनी की 151, और ये सबसे पॉपुलर धारा है, ये आपने सुनी भी होगी, शांति भंग की कार्रवाई ये होगी आपके ऊपर। इसके बाद जिसको आप मारने गए हैं उसका माथा चूम के तो मारा नहीं होगा। गाली गलौज, मारपीट, बॉलीवुड की फिल्में देखी है ना, याद करो वो दिन, ऐसा पहले तड़पाने का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो तड़पा तड़पा के मारते थे ना। 323 खून खराबा, मारपीट, ये उसकी धारा होती है। अच्छा, जब तुम मारने ही गए हो तो मान लीजिए वो सो रहा, उसका आईफोन पड़ा हुआ है, आईफोन 13, तो नहीं लेके भाग जाओगे? इतने ईमानदार तो हो नहीं। तो जब भी हत्या कभी किसी की होगी तो लूट की धारा उसमें अपने आप जुड़ जाती है। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। 307 ये तो उद्घाटन समारोह, अभी घटेंगी बढ़ेंगी भी। अच्छा, इसी चार्जशीट में फिर पूरा गेम हो जाता है। जज के हाथ में कुछ होता नहीं है। जज को केवल एविडेंस और विटनेस के आधार पर अपना डिसीजन देना होता है। होता सब कुछ पुलिस के हाथ में, क्योंकि चार्जशीट तो पुलिस बना रही। चार्जशीट पे अगर पुलिस 302 लिख देगी तो मुकदमा 302 में चलेगा। चार्जशीट में पुलिस अगर 504 लिख देगी तो मुकदमा 504 में चलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि जज उसमें इंटरफेयर कर दे, फिर वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। खैर छोड़िए उन सब बातों को। छोटा मुकदमा, छोटी चार्जशीट, धाराएं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धाराएं। ये चार्जशीट जज साहब के सामने प्रस्तुत करी जाएगी और कहा जाएगा जज साहब ये आरोपी है, ये चार्जशीट है, कार्रवाई शुरू की जाए। अब केस चलेगा। फिर जो एक्यूज्ड है ये भी तो अपना वकील लाएगा पकड़ के कि अरे वकील साहब हम तो ये किया ही नहीं। और जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो भी अपना वकील लाएगा कि वकील साहब कुछ हो ना हो तुम ये 419 और 20 जरूर प्रूव करवा देना, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, हमको 50 ग्राम सोना और 10 किलो चांदी जरूर मिले। तो सब लोग अपने अपने हथकंडे भी अपनाएंगे। लेकिन अंत में जीत किसकी होगी? न्याय की। जो काम उस व्यक्ति ने नहीं किए होंगे वो धाराएं निश्चित हैं कि नहीं प्रूव हो पाएंगी। उसने बलात्कार नहीं किया, बलात्कार नहीं प्रूव होगा। चोरी नहीं करी, चोरी नहीं प्रूव होगी, लेकिन बाकी सब तो प्रूव होंगी। तो मान लेते हैं कि 16 में से 10 धाराएं प्रूव हो गई, 6 प्रूव नहीं हो पाई, तो उस व्यक्ति को सजा कितनी धाराओं में मिलेगी? 10 धाराओं में। अब 10 धाराओं में जब मुकदमा चला है तो 10 धाराओं में सजा भी मिलेगी और सबकी सजा अलग अलग होगी। तो मान लेते हैं कि किसी धारा में उसको 21 साल की सजा मिली, यानी कि हत्या में 21 साल की सजा मिली। किसी धारा में 2 साल की सजा मिली, किसी धारा में 7 साल की सजा मिली, किसी धारा में 5 साल की सजा मिली, किसी धारा में 1 साल की सजा मिली, किसी में 6 महीने की सजा मिली, किसी में 1 महीने की भी सजा मिली। और इन सब में जुर्माना भी, तो किसी में 20,000 जुर्माना, किसी में 5,000 जुर्माना, किसी में 100 रुपए भी जुर्माना होगा। तो जुर्माना तो पूरा जुड़ जाएगा। मान लेते हैं पूरा जुर्माना जोड़ करके 50,000 हो गया, तो 50,000 तुम जमा करा दो। है जेब में तो जमा करा दो, नहीं है जेब में तो अब तो बुलडोजर तैयार है। और अगर घर भी नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है,
तो सजा काटो, जब जुर्माना होगा तो जमानत करा लेना। हजारों की संख्या में हमारे देश की जेलों में ऐसे बंदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, जुर्माने भरने के पैसे नहीं है, इस वजह से जेल में बंद है। ऐसे ही बंदी सब 15 अगस्त 26 जनवरी छोड़े जाते हैं कि जाओ अब घर जाओ तुम लोग। अब आपने थर्ड पॉइंट जो लिखा है उसमें आपने लिखा कि यदि किसी धारा के यदि कई धाराओं के अंतर्गत कई सजाएं मिली तो सारी सजाएं एक साथ शुरू होंगी, यही तो आपने लिखा। तो इसका मतलब होता है ये, अब जब आपकी सजा शुरू होगी तो आपको 21 साल की जेल काटनी है बस। आपको जेल में रहते रहते जब 1 महीना हो जाएगा ये धारा खत्म, 6 महीना हो जाएगा ये धारा खत्म, 1 साल हो जाएगा ये धारा खत्म, 5 साल हो जाएगा ये धारा, 7 साल ये धारा, 2 साल ये धारा, 21 साल, सारी सजाएं खत्म। तो इस थर्ड पॉइंट का यह मतलब होता है। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? लेकिन यह केवल हिंदुस्तान में है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, जापान, कोरिया ऐसा नहीं है। उन देशों में बस एक छोटा माइनर डिफरेंस है। वो माइनर डिफरेंस है यदि कई धाराओं के अंतर्गत कई सजाएं मिली हैं तो सारी सजाएं जुड़ जाएंगी और बीच में सबके प्लस लग जाएगा। इसीलिए आप लोग अखबारों में कभी कभी पढ़ते होंगे कि अमेरिका में किसी को 120 साल की सजा मिली, चाइना में किसी को 400 साल की सजा मिली, ब्रिटेन में किसी को 250 साल की सजा मिली। ऐसी खबरें खूब छपती हैं। और जब कभी 600-700 साल की सजा हो जाती है तो फिर हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में भी छप जाती है, जो आप लोग पढ़ते हैं। तो अब किसी को 400-500 साल की जेल का मतलब क्या है? टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ वो जेल में रहेगा। तो अपने अपने कानून की बात होती है। तो ये पूरी कहानी जो आप सुन रहे थे ये थी 20 सब क्लॉज 1 की कहानी, जिसमें 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। सभी को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं 20 सब क्लॉज 2 की तरफ। 20(2) 20(2) में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। नो पर्सन शैल बी सेंटेंस्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। नो पर्सन शैल बी सेंटेंस्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब इसका मतलब क्या है? फिर से एक नजीर, फिर से एक उदाहरण से समझिए। एक हीरे का व्यापारी है, डायमंड मर्चेंट, छोटे छोटे हीरों का व्यापार करता है, जैसे गली मोहल्ले में दुकानदार होते हैं इस टाइप का। लेकिन जब वो हीरे खरीदने जाता होगा तो बड़े बड़े सिंडिकेट्स के साथ उसका उठना बैठना होगा। तो एक रोज उसको एक डब्बा दिया गया, शानदार बॉक्स, और कहा गया कि ये जाते समय ये हीरा वो फलाने सेठ जी के यहां पे डिलीवर कर देना उनके शोरूम में। उसका रोज का यही काम था, तो उसने बिना बॉक्स चेक किए वो बॉक्स लिया और जाकर के डिलीवर कर दिया। सेठ जी ने कहा रुको देख तो ले। उन्होंने खोला, अंदर हीरा था ही नहीं। उनका अबे तुमने तो हीरा चुरा लिया। कहेगा नहीं साहब, जैसा मिला था वैसा लाके दिया। उन्होंने पुलिस बुला ली। अच्छा, उस व्यक्ति की गलती है कि जब उसको बॉक्स दिया गया तब उसने खोल के नहीं देखा। इस व्यक्ति के ऊपर हीरे की चोरी का आरोप लगा। गरीब आदमी था, कोर्ट में अपने आप को प्रूव कर नहीं पाया और 2 साल की जेल हो गई। गृहस्थी बिखर गई। अब आप कल्पना करिए, घर का मुखिया 2 साल के लिए जेल चला जाए तो क्या स्थिति होगी? वही स्थिति जो लॉकडाउन में सबकी हुई थी। 2 साल बाद जब ये जेल से आया तो अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी समेटने में लगा हुआ था। एक रोज उसी शोरूम के बाहर से गुजरा तो इसने देखा कि डिस्प्ले में वही शानदार डिब्बा रखा हुआ है और उसके अंदर हीरा भी। इसको कुछ शक हुआ, इसने जांच करवाई, अपने स्तर से इसने कुछ तफ्तीश करी, तो इसको पता चला कि इट वॉज कॉन्स्पिरेसी। 2 करोड़ रुपए का हीरा था, उसका बीमा करवाया गया था 2 करोड़ रुपए का, और बीमे की रकम को डकारने के लिए सब प्लान बनाया गया था। अब मैं गरीब जबरदस्ती जेल कटाया। अच्छा, अब वो अगर पुलिस के पास जाए और ये पूरी बात बताए, या कोर्ट के पास जाए और ये पूरी बात बताए, तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, केस बंद हो चुका है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोर्ट केस खोल भी दे, दोबारा सुनवाई करे, जिन लोगों ने यह साजिश की है उनको जेल भी हो जाए,
और फिर विक्टिम से कहा जाए कि अब आप संतुष्ट हैं, और वो ये कह दे कि नहीं मुझे मेरे 2 साल वापस दे दो तब मैं संतुष्ट होऊंगा, तब आप क्या करेंगे? तो गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसीलिए बार बार ये उदाहरण मैं आपको देता हूं। जो काम जिस समय पर करना है उसी समय पर किया जाना चाहिए। तो कोर्ट तो हाथ जोड़ लेगा, और इसको कानून की भाषा में कहते हैं विधि की भूल। कानून से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब उस व्यक्ति के पास एक ऑप्शन खुल गया, वो हीरा दोबारा चुरा ले, और अब उसको कोई सजा नहीं होगी। क्यों? सेम एक्ट के लिए एक बार सजा भुगत चुका है। और यही बात आपने लिखी 20 सब क्लॉज 2 में कि नो पर्सन शैल बी सेंटेंस्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। आई बात समझ में? किसी व्यक्ति की हत्या के आरोप में मुझे सजा हो जाए, मैं जेल से छूट के आऊं, देखूं बाहर नाच रहा है वो, तो अब मैं उसको अगर कोर्ट परिसर में ले जाके भी काट डालूंगा तो मुझे सजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कानून की नजरों में तो वो मर चुका ना, तो मरे को मैं कैसे मार रहा हूं? या तो पहले भूल हुई थी या तो अब भूल हो रही है। अब आते हैं 20 सब क्लॉज 2 में, आखिरी आर्टिकल आज का। नो पर्सन शैल बी कॉम्पेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कॉम्पेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब इसका मतलब क्या है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक लाइन से, जिसका मतलब है कि आज के जमाने में काम करना कौन चाहता है? कोई नहीं। सरकारी कर्मचारियों के बारे में तो सीधी सी कहावत है कि सरकारी कर्मचारी काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत। ये कहावत है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो सरकारी कर्मचारी तो पुलिस भी है, जज भी है, प्रशासन भी है, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आप भी कौन सा काम करना चाहते हैं? मैं भी कौन सा काम करना चाहता हूं? मुझे कोई घर बैठे बैठे पैसे देता रहे तो किसको पड़िए यहां के गला फाड़े? आपसे कह दिया जाए जाओ सिलेक्शन हो जाएगा, हम सब देख लेंगे, खुश आप। क्या करना मेहनत करके? तो पुलिस करती क्या है कि एक्यूज को गिरफ्तार किया, ला के थाने में रखा। नियम क्या कहता है कि घटना स्थल पे जाइए, चार्जशीट बनाइए, लेकिन ये तो नियम कहता है ना, और इस नियम का पालन करने के लिए काम करना पड़ेगा। और ये किसने कहा कि पुलिस घटना स्थल पे जाएगी और तुरंत सारे गवाह मिल जाएंगे, सारे बयान हो जाएंगे? हो सकता है कोई बयान देने के लिए तैयारी ना हो, इसीलिए तो कभी कभी 2-2 साल तक चार्जशीट नहीं तैयार हो पाती है। तो पुलिस करेगी क्या? इतनी मेहनत करेगी क्या? इतनी मेहनत पुलिस करती तो इतना बड़ा पेट होता क्या उनका? सब फिट होते। तो पुलिस आएगी सीधा इधर पुलिस स्टेशन और कहेगी ले आओ इसको इधर, बांधो खंबे में। कितना बचा? 11 बज गए, मारो। बेल्टों से, लाठी से, जूतों से, हाथों से मार मार के सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल लो। अगर उसने किया होगा वो क्राइम तो कह देगा हाँ साहब मैंने किया, और नहीं किया होगा तो भी कह देगा मैंने किया है। इतना मारोगे, मार के आगे भूत भागते हैं। जब उसने कबूल लिया तो लिखो, लिख देगा हाँ मेरा नाम ये, पापा का नाम ये, यहां रहता हूं, ये किया ये किया ये किया, नीचे साइन कर देगा। अनपढ़ है तो पुलिस लिख देगी, वो अंगूठा लगा देगा। इसको कहते हैं इकबालिया जुर्म, अपने जुर्म का इकबाल कर लेना, कन्फेस। अब चार्जशीट की जगह कन्फेशन सीट जाएगी कोर्ट। साहब इसने तो कन्फेस कर लिया, चार्जशीट की जरूरत नहीं पड़ी। जज साहब बोलेंगे वेरी गुड, क्या समझा दिया तुमने इसको? अच्छा जज साहब भी सब जानते हैं और काम करना वो भी नहीं चाहते। वेरी गुड, क्या समझाया? कुछ नहीं साहब, गीता के 2-4 श्लोक सुनाए, मान गया। उससे पूछा तुमने किया है? बोला हाँ साहब मैंने किया। जज का भी काम आधा, सुनवाई नहीं, तारीख नहीं, गवाही नहीं, एविडेंस नहीं, विटनेस नहीं, सजा दी, बात खत्म।
लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं हो सकता। आप 20 सब क्लॉज 3 में लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नो पर्सन शैल बी कॉम्पेल टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर पुलिस ने कभी आपके साथ ऐसा किया कि कबूलो तुमने ये किया है, तो इट इज द वॉयलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती, पुलिस आपको गालियां भी नहीं दे सकती। पुलिस का काम है आरोपी को गिरफ्तार करना, चार्जशीट तैयार करना और न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना। इसके अलावा अगर पुलिस ने आपको मारा या पुलिस ने आपको गालियां दी तो इसे संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना जाएगा और यह आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि इतनी बात कहने का मौका हमें कहां मिलेगा, तब तक तो पिट जाएंगे। तो किसने कहा पिट जाओ? जिंदा दिमाग के हो ना। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करके ले गई तो इससे पहले कि वो आपकी हजामत बनाने की शुरुआत करे या तैयारी करे, आप पहले बोलते साहब हमने किया है। कहां लिखना है बताओ? 4 लाइनें बढ़ा के लिख दे रहे हैं। लिख दो, एक्सेप्ट कर लो। यह है समझदारी। शेर जब भी एक कदम पीछे हटता है तो इसका यह मतलब नहीं वो डर गया, लंबी छलांग की तैयारी है। 4 लाइनें बढ़ा के लिखो, आई कॉन्फेस। अगले दिन कोर्ट जाओ, जज के सामने फैल जाओ, बहुत मारा इन्होंने, करंट लगाया है, करंट लगाया है। मारा इसलिए नहीं ताकि निशान न पड़ जाए, करंट लगाया है। मेरे माता पिता को बुलाया, मेरी बहन को बुलाया, उसको धमकी दी, मेरे मम्मी पापा को धमकी दी, तब मैंने लिखा है। 20(3) वायलेट हुआ है, 20(2) वायलेट हुआ है, 20(1) तो वायलेट हुआ ही हुआ है। लिखो पिटीशन, नौकरी खा जाओ उसकी। अखबार में क्या पढ़ते हैं? बयान से मुकरे, बयान से पलटे। समाचार में यही तो सुनते हो कि कोर्ट के सामने बयान से पलटे। तो बयान से केवल समझदार आदमी पलट सकता है, अनपढ़ आदमी थोड़ा ना पलट सकता है। कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और जिसने उस कसम की वैल्यू रख के सच बोल दिया, सजा उसी को मिलनी है। गया वो, खत्म। तो वहां पे आपकी लॉयल्टी नहीं चेक हो रही है। कोर्ट के अंदर ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन कितना ईमानदार है। कोर्ट के अंदर दांव पेच, एविडेंस, विटनेस। न्याय की देवी तो अंधी है ना, ये तो 14 में सिखा दिया मैंने आपको। उनके हाथ में तराजू है, एविडेंस और विटनेस जिसके फेवर में होगा वो जीतेगा। वहां पे अच्छा बेटा राजा बेटा थोड़ा ना चलता है, अंधा है कानून भाई साहब। जिसके दांव पेच अच्छे वो बचेगा, वो आगे आएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से 20 सब क्लॉज 3 की कहानी भी समाप्त होती है। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल नंबर 20, जिसका नाम था अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। ये पूरा टॉपिक यहां पे फिनिश होता है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे आर्टिकल 21 की। ठीक।